हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का भदौरिया क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक न्यू पैटर्न पे जो 10th क्लास का न्यू पैटर्न आया है उस पे पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आपको इस पेपर को देख के एकदम पता चल जाएगा कि कैसा पैटर्न आने वाला है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये एक स्कूल का पेपर है जिसमें एकदम बोर्ड टाइप का पेपर दिया गया है। देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर कंटेंट 3 सेक्शंस। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 20 करने हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 20 करने हैं, और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 10 करने हैं। तो आपका जो नया पैटर्न है उसमें अलग मार्किंग स्कीम भी अलग करी गई है। कोई क्वेश्चन 0.8 का है, कोई 0.6 का है, तो इस हिसाब से पेपर बनाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। जहाँ पे 4 प्रोसेस दी गई हैं, इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रही है, ये बोल रहा है। तो पहला है स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन ए सिलेंडर। ये बोल रहा है अगर ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में स्टोर किया जाए प्रेशर लगा के, जैसे ये ऑक्सीजन गैस है, ये सिलेंडर है, अगर इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है, ये सिलेंडर है, इसमें अगर मैं प्रेशर लगाऊँ ऊपर से, पिस्टन को दबाऊँ नीचे, तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन गैस की गैस ही रहेगी, कोई केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, यहाँ पे तो प्रेशर लगा के उसको दबाया जा रहा है बस। तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। दूसरा है कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिस्क इन द ओपन। जो बोल रहा है पेट्रोल को कहाँ रख दें, चाइना डिस्क की एक प्लेट पे रख दें और ओपन में, तो क्या होगा, पेट्रोल उड़ जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगा। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो तीसरा है कि लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। यहाँ भी ये लिक्विफेक्शन ऑफ एयर का भी कोई प्रोसेस यहाँ पे वो नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। ये बोल रहा है लिक्विफेक्शन, एयर को लिक्विफाई करना, ये भी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप चौथा वाला पढ़ेंगे तो हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर। ये बोल रहा है कॉपर वायर को Cu को जब हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको पता होना चाहिए CuO बनता है 2, अगर 2 लेंगे तो। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का भदौरिया क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जो नया 2021 में, जो नया 2021-22 में जो नया पैटर्न आया है उसके बेस पे आप क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये पेपर आपको एकदम बोर्ड के जैसा ही लगेगा और बहुत ही अच्छा पेपर है। तो प्लीज़ आप इस पेपर को, सॉल्यूशंस को लास्ट तक देखें, पहले ट्राई करें क्वेश्चन को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन यहाँ पे 24 क्वेश्चन, पहले सेक्शन 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। पहले क्वेश्चन सेक्शन में आपको, ए सेक्शन में 24 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 20 करने होंगे। बी सेक्शन में आपको 24 मिलेंगे, इसमें से 20 करने होंगे। सी सेक्शन में आपको 12 मिलेंगे जिसमें से 10 करने होंगे। सारा MCQ टाइप होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स के होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि अब मार्किंग स्कीम बदल दी गई है। तो 1 नंबर का ही सारा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई 0.8 का भी हिसाब लगाया जा रहा है। अब देखो आगे कैसे होता है। तो हम टाइम ना ख़राब करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे बोल रखा है विच वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी 4 प्रोसेस दी गई हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी केमिकल प्रोसेस है। तो पहला बोल रहा है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर द प्रेशर इन द सिलेंडर। अगर हम एक ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में भर दें प्रेशर लगा के, तो यहाँ पे तो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, तो भरी जा रही है। दूसरा बोल रहा है अगर चाइना डिस्क पे, एक डिस्क है, ये डिस्क होती है चाइना प्लेट, चाइना की, उस पर अगर पेट्रोल डाल दें तो पेट्रोल क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगी कोई भी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगर हम अगला देखें तो अगला बोल रहा है कि लिक्विफेक्शन ऑफ एयर को लिक्विफाई करना, ये भी कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। अगर हम बात करें हीटिंग, ये बोल रहा है जो अगला, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। अगर हम कॉपर वायर को हीट करें प्रेशर इन द एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा। तो आपको ये प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, जब हम कॉपर को Cu को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो 2CuO बनता है, ये ब्लैक कलर का होता है। और ये यहाँ से 2 ले लेते तो बैलेंस हो जाती है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर डी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच अमाउंट द रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास इधर होगा रिएक्टेंट साइड, जितना मास रिएक्टेंट का होगा, मास ऑफ
रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो अब हम इसके हिसाब से देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, तो हम ये देखेंगे केमिकल रिएक्शन कौन सी बैलेंस है। अगर वो जो बैलेंस होगी वो हमारी कैसी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होगी। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, देखो Ca कितना 1 है और यहाँ Ca 2 है, तो ये तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ देखूंगा, देखो देखो अगर हिसाब से देखो तो Na कितना है 2 है और Na यहाँ पे 2 है, ठीक है। Ca यहाँ कितना 1 है और यहाँ Ca कितना 1 है, ठीक है। H यहाँ पे 2 और 2 4 हैं और H यहाँ पे 2 ही है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब अगला देखते हैं, अगली कौन सी है। अगली बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ Ba कितने हैं 2 हैं और Ba यहाँ 3 है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे आओ तो Na 2 है, Na 2 है यहाँ पे, Na 4 है और Na कितने यहाँ पे 2 हैं। और H की बात करूँगा CH3, यहाँ पे H कितने 6 हैं और H यहाँ पे 6 हैं, Na 2 ही है। तो यहाँ पे कौन सी बैलेंस, कोई तो मुझे नहीं दिख रही है। अपने हिसाब से देखते हैं यहाँ पे कौन सी बैलेंस है। देखो अगर हम इसको दूसरी वाली रिएक्शन को चेक करें तो Ba 3 है, Ba 3 है, Cl यहाँ पे 6 है और Cl यहाँ पे 6 है। देखो Al 2 है और Al 2 है। S कितने हैं यहाँ पे 3 है और S यहाँ पे 3 है, तो ये वाली सेकंड वाली रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, जो रिएक्शन दी गई है ये किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जैसे मैंने कह दिया Fe प्लस CuSO4, तो क्या करता है, ये ब्लू कलर का होता है, ये Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा और Cu को बाहर निकाल देगा, तो ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं बनना, तो कॉम्बिनेशन तो नहीं होगी। और ना ही कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्ट बनना है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। तो 2 तो हट गए, अब जो 2 रह गए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो Cu ने क्या करा, O ने क्या करा है, N को यहाँ पे N को डिस्प्लेस करा है और यहाँ से कंबाइन करके देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसको N को हटा दिया है यहाँ से जगह से और H2 बना लिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन भी इस तरीके से दिए गए 1 और 4। तो 1 देखो सेकंड तो है ही नहीं, तो सेकंड ये वाला भी कट जाएगा और सेकंड और फोर्थ वाला भी नहीं है तो फोर्थ भी कट जाएगा, और ये 1 और 4 भी कटेगा, तो बचा 1 और 3rd। तो फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने कहा था आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें हीट देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब हीट गिवन दी जाए और हीट निकलती है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो हीट यहाँ से निकल रही है कि देनी पड़ रही है, यहाँ पे हीट निकल रही है, तो ये बोल रहा है निकल रही है होगी तभी तो हीट एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का कौन सा एग्जाम है ये पूछ रहा है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, CaO, इसे बोलते हैं क्विकलाइम। जब इसमें वाटर में मिलाते हैं तो बनता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइड। इसे स्लैक लाइम भी बोलते हैं, स्लैक लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हीट निकलती है बाहर, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। दूसरा डाइल्यूजन ऑफ एसिडिक एसिड। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, जब गाढ़ी एसिड होगी तो डिल्यूजन करने के लिए एसिड को क्या करेंगे, वाटर में बता चुका हूँ पहले वीडियो में, वाटर में क्या करेंगे, एसिड डालेंगे और एसिड डालेंगे तो इसमें से हीट निकलेगी। तो ये वाला भी कैसा है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हुआ। एवेपोरेशन ऑफ वाटर। एवेपोरेशन ऑफ वाटर में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता, इसमें हीट देनी पड़ती है तब वाटर का एवेपोरेशन होगा। सब्लिमेशन ऑफ कपूर, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले वाले पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ये बोल रहा है कि इसमें स्टेटमेंट दे रखा है Fe। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन को क्या दे रखा है, फिर आगे ऑप्शन पे बात चलेंगे। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस 4H2। इसमें बोल रहा है, अब बोल क्या रहा है उसके बारे में देखते हैं, बोल क्या कह रहा है वो। पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि
पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा, हाँ, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पहले वाले में बोल रहा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर गेटिंग रिड्यूस हो जाएगा। वाटर इज एक्टिंग ऑन रिड्यूसिंग एजेंट, और वाटर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयरन का ये देखो, आयरन में क्या हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बताया था इधर ही चेक करते हैं, इधर ही ऑक्सीडेशन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और वाटर का क्या हो रहा है, वाटर का हो रहा है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, आयरन गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ, वाटर का रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, सही है बिल्कुल। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। तो तीसरा, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड ए न्यू कंपाउंड वाई इज फाउंड, द सब्सटेंस एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सब्सटेंस एक्स है जिसको मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, मॉइस्चर मतलब वाटर से रिएक्शन करता है, तो एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लेता है। तो आपको पता होना चाहिए, आयरन को आपने जंग लगता हुआ देखा होगा, जंग लग जाती है, उसमें क्या होता है, आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मॉइस्चर के साथ, तो Fe2O3 बना लेता है, Fe2O3 बना लेगा। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाती है, तो ये पता होना चाहिए आपको, एक्स मैंने क्या लिया था और वाई मेरा क्या बनेगा ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन यूज टू स्टोरेज फ्रेश सिंपल ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। कौन से केस में अच्छी तरीके, मतलब आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह आते हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह आते हैं जो आपको दुकानों में मिलते हैं, उसमें बहुत सारी गैस भरी रहती है, उसके बारे में बताता हूँ। तो वो गैस क्यों भर देते हैं, क्योंकि चिप्स वगैरह क्या होते हैं, ऑयल वगैरह के बनते हैं। ऑयल क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, वो रेंसिडिटी वाला केस हो गया। तो क्या होता है, ख़राब हो जाएगा, उससे बचने के लिए उसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होता है, रेंसिडिटी को ये प्रिवेंट करता है और ये रिएक्शन नहीं होने देता है, तो उससे वो लॉन्ग टाइम तक सही बने रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पीएच दे रखे हैं कुछ यहाँ से लेके, तो आपको पीएच के बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूँ पहले। तो पीएच क्या होता है कि पीएच, यहाँ पे पीएच बताता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है कितना कम है। और हाइड्रोजन के बारे में मतलब ये बताता है कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कितना ज़्यादा वीक है, या फिर कौन सा ज़्यादा बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है और अलग अलग कलर होते हैं यार नंबर के। ये 7 बीच में होता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। इधर जाने पे बेसिक नेचर बढ़ता है, और इधर आने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, तो जिसका पीएच जितना कम होगा, एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। पीएच कम होगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। बेस पीएच जितना ज़्यादा होगा, बेसिक नेचर उतना ही, पीएच जितना ज़्यादा, देखो पीएच जितना कम एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा, और पीएच जितना जो यहाँ इधर जाने पे देखो पीएच ज़्यादा बढ़ेगा, तो इधर जाने पे बेसिक नेचर बढ़ता है। देखो पीएच ज़्यादा तो बेसिक नेचर ज़्यादा, और लेकिन इसके साथ कैसा होता है इनवर्स, पीएच कम होगा तो बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, पीएच ज़्यादा होगा तो बेसिक नेचर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। ये बोल रहा है कि ए, बी और सी और डी और ई, तो मैं इनके पीएच लिख लेता हूँ पहले। ए का पीएच दे रखा है 2, बी का पीएच दे रखा है 4, सी का पीएच है 8, डी का है 11, और बात करूँगा ई का कितना है 14। ये दे रखे हैं मुझे 4-5 पीएच। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा, देखो पीएच इसका कम है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये इसका पीएच ज़्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब चेक कर लेते हैं, तो ए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ई स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब ऑप्शन से देखते हैं,
तो बोला स्ट्रॉन्ग एसिड बी, तो बी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं, और डी बेस स्ट्रॉन्ग बोल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ई मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होगा और ए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये बोल रहा है देखो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग एसिड है और बी स्ट्रॉन्ग ई स्ट्रॉन्ग कैसा है, बेस है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो और भी ऑप्शन दे रखे थे इसके क्वेश्चन के, तो वो क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 ml ऑफ NaOH एंड 10 ml ऑफ HCl। ये बोल रहा है एक सिंपल दो सॉल्यूशन हैं जिसमें एक में 10 ml NaOH ले लिया है, एक में 10 ml HCl लिया है। और उसके बाद बोल रहा है ऑन एडिटिंग ग्रेन्यूल्स बोथ एज शोन इन फिगर। इसमें दोनों में ग्रेन्यूल्स डाल रहा है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे होगा ये वाला। मैं बोल रहा है ये सैंपल है, इसमें एक में NaOH ले रखा है इसने और दूसरे वाले में HCl मिला रहा है और दोनों में जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए हैं। तो ये जिंक के ग्रेन्यूल्स, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन कौन सी होगी, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। Zn में जब NaOH मिलाते हैं तो बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। लेकिन जब Zn HCl में डालते हैं तो बनता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलती है, तो दोनों में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब क्वेश्चन ये आता है तो सोडियम जिंकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है या एसिड के साथ, तो आपको पता होना चाहिए एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है वो तेज़ी से होती है, और तेज़ी से होगी तो हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगी एज़ कम्पेयर टू बेस के। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है पहले वाले ऑप्शन बोल रहा है कि नो एवोल्यूशन ऑफ गैस इनटू वीकर। ये बोल रहा है किसी में गैस नहीं निकलेगी, तो गैस तो निकलती है हाइड्रोजन गैस। गैस इज इवॉल्व इन फर्स्ट बट नॉट इन सेकंड। तो बोल रहा है फर्स्ट में निकलेगी सेकंड में नहीं निकलेगी, गलत बोल रहा है। बोल रहा है गैस इज इवॉल्व विगरसली इन वीकर सेकंड देन स्लोली इन फर्स्ट। ये बोल रहा है गैस सेकंड में ज़्यादा तेज़ी से निकलेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, तो सेकंड में ज़्यादा तेज़ी से निकलेगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है देखो यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ए स्टूडेंट सेटअप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फूड। वो बोल रहा है कि रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन ऑफ फूड के लिए लड़के ने क्या करा है, एक्सपेरिमेंट करा है। उसने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, एक में वाइट एग प्लस पेप्सिन लिया है, दूसरे में वाइट एग प्लस पेप्सिन प्लस HCl लिया है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्टमक होता है उसमें क्या निकलता है, स्टमक में मेरे निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, पेप्सिन, म्यूकस और HCl। पेप्सिन, म्यूकस और HCl आपको पता होना चाहिए। जब म्यूकस का काम क्या होता है, जो स्टमक है इसकी बॉल पे, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बॉल को ख़राब कर देगा, तो ये इस पर चिपक जाता है, और चिपक जाएगा तो HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉल के नहीं आ पाएगा, तो ये प्रोटेक्ट का काम करता है। HCl का काम क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम बनाएगा तो पेप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 3 चीज़ों का काम समझ में आता है। तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि जब क्या करा गया है, 2 बीकर लिए गए हैं, एक बीकर में एग प्लस क्या लिया गया है, एग प्रोटीन होता है, एग प्लस पेप्सिन लिया गया है, दूसरे में वाइट एग लिया है, पेप्सिन प्लस HCl लिया है। तो आपको पता होना चाहिए पेप्सिन एक्टिवेट कब होता है, जब HCl होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। तो यहाँ तो एक्टिवेट नहीं होगा और यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे दूसरे वाले में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और पहले वाले में नहीं होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब ए पेप्सिन विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। तो पेप्सिन प्रोटीन है, कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HCl लिया ही नहीं था इसने। अब देखते क्योंकि HCl अगर होगा तभी क्या होगा, जब यहाँ पे मैंने कहा HCl जब होगा तभी पेप्सिन क्या होता है, एक्टिवेट होता है। HCl नहीं होगा तो पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए में पेप्सिन काम नहीं करेगा और प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। दूसरे में टेस्ट ट्यूब बी HCl विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल। ये बोल रहा है बी में HCl ब्रेक डाउन करेगा, तो HCl कब से ब्रेक डाउन करने लगा प्रोटीन को, HCl नहीं करता, पेप्सिन करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन पेप्सिन को। तीसरे वाले ऑप्शन में बोल रहा है टेस्ट ट्यूब ए पेप्सिन विल ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल। टेस्ट ट्यूब ए में पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा, पेप्सिन यहाँ पे काम ही नहीं करेगा क्योंकि HCl ही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। बी वाले में बोल रहा है डी में बी HCl विद एक्टिव प्रोटीन, हाँ ये सही है। ये बोल रहा है HCl क्या कर देगा, प्रोटीन को पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा।
तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन गिवन एक्टिविटी द लाइम वाटर ऑफ विच टेस्ट ट्यूब विल गेट मिल्की फास्टर। ये बोल रहा है एक लाइम वाटर है, दो लाइम वाटर हैं। लाइम वाटर मतलब समझ रहे हो NaOH, वो CaOH का उल्टा है। लाइम वाटर इसमें भी लिया है, लाइम वाटर इसमें भी लिया है। तो बोल रहा है कि लाइम वाटर का थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इन गिवन एक्टिविटी द लाइम वाटर ऑफ टेस्ट ट्यूब विल गेट मिल्की फास्टर। तो पहले आपको ये लाइम वाटर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको लाइम वाटर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, मार्बल भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, ये वाइट फिनिश मिल्की होता है। आपने देखा होगा जब आप पेंटिंग करते हैं गांव में, कलई वगैरह की पेंटिंग करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को CaO ये लेके आते हैं मार्केट से। इसमें वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत तेज़ गर्म हो जाता है पानी और बुलबुले से निकलता है उसमें CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं और इसे स्लेक लाइम बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए क्विक लाइम और स्लेक लाइम के कंसेप्ट में। इसको क्विक लाइम बोलते हैं और इसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं। फिर क्विक लाइम स्लेक लाइम का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल्की हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए स्लेक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तब बनेगा ना मिल्की, तब करेगा ना मिल्की। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में तो उसने पिचकारी ले रखी है, पिचकारी में क्या हुई, गैसेस वगैरह हुई बहुत सारी, और एक में वो मुंह से निकाल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और इसमें पिचकारी को दबाएगा, वो पिचकारी दबाएगा तो यहाँ पे बहुत गैसेस जाएंगी और मतलब एक तरीके से गैस जाएगी, और गैस जाएंगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो ना के बराबर होगी और बहुत सारी गैसेस होंगी। और यहाँ पे हम जब छोड़ेंगे तो डायरेक्ट क्या निकालना है, हम सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ये क्या हुआ, जो लाइम वाटर है CaOH का उल्टा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, और यहाँ पे मिल्की नहीं होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कैसा दे रखे हैं ऑप्शन। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मिल्की पूछ रहा था, मिल्की कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे A टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, पिचकारी लगी थी तो A टेस्ट ट्यूब तो होने से रहा। तो यहाँ पे और टेस्ट ट्यूब कौन सा वाला, टेस्ट ट्यूब B वाला क्या होगा, मिल्की हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टेबल शोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड इन वन ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी विच ब्लड वेसल्स कंटेन्स ब्लड विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स दी गई हैं, उसमें कौन से ब्लड वेसल्स में इस तरीके का ब्लड होगा, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हाई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी और प्रेशर हाई होगा। तो मैं आपको ब्लड यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में, वेना कावा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा। तो हम पहले आपको हार्ट का डायग्राम दिखाते हैं, उसके थ्रू समझाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये हार्ट है। हार्ट से देखो, हार्ट से जो ब्लड का दूर लेके जाती है उसे बोलते हैं एरोटा, और जो लेके आती है उसे बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, देखो यहाँ लिख भी रखा है एरोटा और वेना कावा। और जो देखो जेरा लंग्स से जो ब्लड लेके, देखो मैंने बताया था आपको, हार्ट से जो दूर लेके जाएगी वो आर्टरी होगी और हार्ट की तरफ लेके आएगी वो वेन होगी। तो हार्ट की तरफ लेके आएगी तो देखो ये वेन होगी, लेकिन जो लंग्स से ब्लड को लेके आती है वो प्योर ब्लड लेके आती है, इसलिए परमानेंट, देखो लेके आ रही है इसलिए वेन है, और प्योर लेके आ रही है, प्योर लेके आती तो लंग्स से देखो सारी वेन्स कैसा, और वेन्स में देखो जब लेके आती है यहाँ से लेके गई, लेके जाएगी तो कैसा लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड, और लेके आएगी तब डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, कार्बन रिच होगा। तो लेके जाएगी तब ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा होगा, लेके आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे लॉक लेके आई और लेके दूर जाएगी तो एरोटे लेके आएगी। तो पल्मोनरी एक ऐसी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक चीज़ और समझनी चाहिए, जब ब्लड में तुरंत यहाँ से ब्लड निकलेगा एरोटा में तो प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ब्लड में जाता जाएगा तो जब वेना कावा में आएगा ब्लड तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो प्रेशर इसमें प्रेशर कम होता है, इसमें भी प्रेशर कम होता है और इसमें भी प्रेशर, तो प्रेशर तो इसी में ज़्यादा होता है एरोटा में, और ऑक्सीजन भी इसमें ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में कम होती है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एरोटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं एरोटा को सही कर दूँगा। अब हम चलते हैं अगले वाले पे। ये बोल रहा है चूज़ द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन अवर बॉडी। ये बोल रहा है करेक्ट पाथ बताओ यूरिन का। यूरिन जो हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहले आता है किडनी। तो आपको हम पाथ बता, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किडनी आता है, फिर यूरेटर आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है, फिर यूरेथ्रा आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
चलो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ये बोल रहा है कि विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड मतलब बॉडी के बाहर रहते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं एंड एब्जॉर्ब, और उसको एब्जॉर्ब। तो दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक कुछ मटेरियल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ बाहर पाए जाते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे जुएं, लीस और ये टैपवर्म्स, ये कैस्क्यूटा, ये टाइप के ये कीड़े होते हैं जो क्या होते हैं हमारे बाहर रहते हैं और हम पे रह के हम पे ही खाना खाते रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, ये बोल रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, द रिबकेज मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज राइज अप। तो देखो जब हम सांस लेते हैं तो रिबकेज तो बाहर जाता है ना, फूल जाता है रिबकेज, और जी डायफ्राम तो ऊपर जो, तो यहाँ पे जी पहले ही गलत दे रखा है, इनहेलेशन में इन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इन एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। एल्वोलाई जो क्या होती है, जो लंग होता है, लंग्स में, लंग्स के जो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वोलाई, बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे एल्वोलाई बोलते हैं। वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से ऑक्सीजन उसमें लंग्स में लाएगा। तो एल्वोलाई एक्सचेंज गैस टेक प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन from alveolar air diffuse to blood and carbon dioxide from blood to alveolar। तो मतलब एल्वोलाई से ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस में आती है, एल्वोलाई में आती है। अगला ये तो ऑप्शन सही होगा बी। तीसरा वाला बोला हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। ये गलत बोल रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाउंड करता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला बोल रहा है एल्वोलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। एल्वोलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और फोर्थ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने एक 20 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। द मिरर हैज़ मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पास दो मिरर को 2 सेंटीमीटर खिसकाया गया। द डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये इमेज बन रही है। तो तुम्हें पता होना चाहिए प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है, जितनी साइज़ की इमेज होगा उतनी साइज़ का ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा, और जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूर पीछे बनाएगा इमेज। तो 20 सेंटीमीटर था तो 20 पे इमेज बना दी। फिर वो बोल रहा है अगर मिरर को 2 सेंटीमीटर आगे खसकाया जाए, तो मिरर को 2 सेंटीमीटर खसकाएंगे तो ऑब्जेक्ट के और मिरर की दूर के बीच की डिस्टेंस 18 हो जाएगी, तो इमेज भी 18 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो जो पूछ रहा है कि जो पहली इमेज बन रही थी, पहली इमेज और दूसरी इमेज में कितने का डिफरेंस आएगा। तो आपको पता नहीं चाहिए, अब यहाँ से मिरर से 18 पे बन रही है और पहले मिरर से 20 पे बन रही थी, तो कितने का आएगा, 20 में से 18 जाएंगे तो 2 का चेंज आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर खसक गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अब अगला देखते हैं। ए स्पेरिकल मिरर ऑफ थिन ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन लेंस। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हैज़ ईच फोकल लेंथ माइनस के 15 सेंटीमीटर देन मिरर एंड लेंस लाइकली टू बी। ये बोल रहा है कि एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की नेगेटिव, यहाँ पे देखो माइनस 15 सेंटीमीटर से कुछ लेना नहीं है हमें, बस नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों ही ऐसे होते हैं जिनकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे कॉनकेव दोनों ही कैसे होंगे, कॉनकेव होंगे। 18। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जो बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम की 0.6 टाइम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, तो हम इसको देख, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज 0.6 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मैं क्या करूँगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम का इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया और इसको इसके नीचे ले आया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा, म्यू। तो यही म्यू है। अगर इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.66, ये आ जाएगा। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया वो ये आया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला वाला। यहाँ बोल रहा है टॉर्च सर्च लाइट हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल बल्ब इज प्लेस। जो टॉर्च होती है ना, जो हेडलाइट होती है इस टाइप की, कॉनकेव मिरर टाइप की होती है, उसमें जो
जो वो बल्ब को रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो जो हमें चाहिए जो दूर तक दिखे तो पैरेलल रे जानी चाहिए, तो हम जो बल्ब को रखते हैं वो फोकस के पास रखते हैं, जिससे कि जो इमेज रे पड़ेंगी इसमें टकराएंगी, और टकराने के बाद जो पॉलिश सरफेस होता है उससे टकराने के बाद ऐसे चली आएंगी और ज़्यादा दूर तक जाएंगी लंबी लंबी, तो हमें दूर तक का दिखेगा। इसलिए हम जो बल्ब को रखते हैं वो फोकस के पास रखते हैं। तो बोल रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, गलत है, ये नहीं होगा, बिटवीन और पोल और फोकस के नहीं रखते। नेक्स्ट बोल रहा है कि वेरी नियर टू द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, हाँ तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, वेरी नियर रखते हैं रिफ्लेक्टर के। तो आई होप आपको 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अभी आगे के क्वेश्चंस और रह गए हैं 30 क्वेश्चंस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देता रहूँगा। थैंक यू।